नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लेक्चर्स रेगुलर आपके यूट्यूब चैनल पर अब अपलोड होने लगे हैं। और यहाँ पे अब मैं कोशिश करूँगा कि लगातार आपकी क्लासेज यूट्यूब पर लगें और साथ के साथ अब अपना जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी अपनी क्लासेज वगैरह जो है आप देख सकते हो। देखिए, जैसे आप अपने एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे और पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सामने दिख जाएगा आपको। तो पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बीएससी के सारे पेपर खुलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, नीचे एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स के नाम से, उस पर क्लिक करोगे। अब वहां पे बच्चे कंफ्यूज, वहां पे बच्चे कहेंगे गुरुजी आपने यहाँ पे तो बोल रखा था कि 1 रुपये फीस लगेगी, यहाँ तो 3500 रुपये 4000 रुपये बता रखा है एक पेपर का ही। कुछ नहीं करना आपको, वहां पर एक ऑप्शन आएगा, 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे वहां पर, ठीक है, डेमो वगैरह के कुछ ऐसे। तो वहां पर ऊपर ऊपर आएगा व्यू डेमो, ऑप्शन आएगा व्यू डेमो का। तो व्यू डेमो पे क्लिक करके जो भी मेरे पास में ऊपर लाइव क्लास डेमो रिकॉर्डेड का ऑप्शन आ जाएगा, रिकॉर्डेड पे क्लिक करते ही आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो वहां पे दिख जाएगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी नहीं ले जाएगा आपसे। तो एप्लीकेशन में पढ़ना चाहो तो एप्लीकेशन में पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ना चाहो तो यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। और बहुत ही जल्द 10 से 15 20 क्लास होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि अलजेब्रा के साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो क्लासेज हैं वो भी मैं आपको रेगुलर अपलोड करता रहूंगा अपने इसी चैनल के ऊपर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर वे में समझ में आ गई है? ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट जो लेक्चर था हमारा, हम बात कर रहे थे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब थोड़ी सी क्या स्पीड बढ़ने वाली है। मैंने आपको 2 लेक्चर डाल दिए हैं, 2 लेक्चरों में आपको बेसिक ज्ञान दिया, बहुत कुछ दे दिया है। उम्मीद करता हूं लेक्चर देख के आए होंगे तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा ज्ञान के। चलो भैया, तो प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो वहां पर हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे थे, और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत अपना जो जो टॉपिक था, बात करते हैं सेट के बारे में, टाइप ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, और टाइप ऑफ सेट के अंतर्गत जो भी जिस प्रकार के सेट थे मेरे पास, और कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो गया, उसके अंतर्गत बिलोंग टू कैसे होगा, फॉर ऑल क्या काम करेगा, किस तरीके से हम एलिमेंटों को अरेंज करते हैं, ये बात हम कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जो भी थोड़ा बहुत बेसिक बचा हुआ है वो हम करवाते हैं आज की क्लास में। और साथ ही साथ जो आपका बीएससी पार्ट थर्ड में आपने जो बेसिक पढ़ा था ना, आज मैं उसको भी रिवाइज करवाऊंगा। और जो फिर हमारा टॉपिक था, कौन सा? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, वही तो चल रहा था। हमने यूनिट नंबर फर्स्ट चालू करी थी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और वहीं पर अपन अटके पड़े हैं अभी तक। तो चले आगे, क्या तैयार हो सारे बच्चे? आ जाओ। तो प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, सुनो। अगला जो टॉपिक है यहां पर हेडिंग डालिए भैया, सेट के मैंने काफी सारे टाइप बताए थे ना, उन टाइप्स में से एक टाइप आता है इक्विवेलेंस सेट का, वो टाइप आता है। देखो, मैं ये नाम क्यों बता रहा हूं आपको, इक्विवेलेंस सेट हो गया और भी जो भी सेट हो गया ना, वो मैं नाम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम जब ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो ये वर्ड वहां पर भी यूज हो सकते हैं, इसीलिए सारे बेसिक को बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या नाम है, इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब यहां पर हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं तुल्यता समुच्चय। ये क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, इक्विवेलेंस सेट, मैंने कहा कि ए और बी दोनों क्या है हमारे पास में, इक्विवेलेंस सेट है। लेकिन कब है? जब दोनों के एलिमेंट सेम हो। कई बच्चे देखो कंफ्यूज होंगे इस बात से, कैसे? देखिए मेरे पास मान लीजिए कोई ए आपके पास में सेट है, इसमें एलिमेंट है आपके पास ए कोमा बी कोमा सी, वहीं पर हमारे पास कोई बी सेट है और उसमें एलिमेंट है 1,2,3। तो भाई साहब ये आपका एक इक्विवेलेंट सेट है। क्यों है? क्योंकि यहां पर दोनों के जो एलिमेंट है वो आपके सेम आ रहे हैं।
एकदम सेम, आप देख सकते हो 3 यहां पर 3 यहां पर। तो यहां पर एक बच्चा क्या कहता है, गुरुजी एक बात बताइए, एक सेट और है जिसका नाम क्या है, इक्वल सेट, इक्वल समान समुच्चय। वहां पर भैया डेफिनेशन गलत हो जाती है, बताऊं क्यों? क्योंकि समान समुच्चय के अंतर्गत अगर मैं ए में ए बी सी ले रहा हूं तो बी के अंदर भी आपको ए बी सी लेना पड़ेगा, वहां पर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। यहां पर इक्विवेलेंट सेट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि एलिमेंट भी सेम हो, यहां पर आपके केवल और केवल नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने यहां पर अवयव हैं, वो आपके समान होने चाहिए। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है भैया? तो उम्मीद कर सकता हूं कि प्रॉपर वे में ऑडियो वीडियो क्लियर है भैया। चलो कमेंट वगैरह कर दिया करो, अगर ऑडियो वीडियो के बारे में कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, तो मैं उसको चेक कर भी कर सकता हूं। इक्विवेलेंट सेट के बारे में बातचीत हो गई, ठीक है। देखो इसके बाद आपने वेन डायग्राम के माध्यम से थोड़ा बहुत अपने सेट को सीखा था। ये फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर अपन ने बात करो ए यूनियन बी हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन हो गया, और उसमें ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, काफी सारे टाइप पढ़े थे अपन ने किसमें, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर। तो वो किस प्रकार पढ़े थे, वो हमने पढ़े थे वेन डायग्राम के आधार पर। किसके में? वेन डायग्राम के आधार पर। तो वो क्या है, कुछ ऑपरेशन है जो कि हम सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उनको भी सीख लेते हैं क्योंकि वो भी थ्योरम्स वगैरह में काफी काम के हैं भैया, तो हम उनको भी लिख लेते हैं। आ जाओ सारे बच्चे। और एक बात बताऊं आपको, खास बात, देखो जो बच्चे एप्लीकेशन से पढ़ेंगे ना, उनको फायदा क्या होगा कि जो नोट्स मैं यहाँ पर अपने बोर्ड पर लिखूंगा ना, सारे के सारे नोट्स आपको एज इट इज पीडीएफ के तौर पर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। और जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पे तो क्या है, उनको वीडियोज ही मिल पाएगी, नोट्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना, बस यही फर्क है कि यूट्यूब पे और अपने एप्लीकेशन के ऊपर, बाकी कोई फर्क नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भैया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? चलो भैया आगे चलें अपन। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भैया, सम ऑपरेशन ऑन सेट, हेडिंग डालिए भैया यहां पर। सम ऑपरेशन ऑन ए सेट। समुच्चय के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट भैया हमारे पास ऑपरेशन, सबसे पहला लिखिए भैया ए यूनियन बी। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाना चाहूं तो सारे बच्चे आंख बंद करके बता सकते हैं कि गुरुजी ए यूनियन बी होता है। अगर मेरे पास मान लीजिए कोई इस प्रकार से आपका एक यूनिवर्सल सेट है, क्या है, यूनिवर्सल सेट, उसमें हमारा एक तो ए सेट है और एक मेरे पास में बी सेट है, ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में बी है। तो अगर मैं यूनियन की बात करूं तो हम क्या करेंगे भैया, ये अंदर वाला जो पूरा एरिया है जो मैं येलो से लिख रहा हूं, ये आपके यूनियन को शो करेगा। ये किसको शो करेगा भैया, ए यूनियन बी। अब एक बात बताऊं आपको, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, मेरे प्यारे बच्चों मैं इतना बेसिक से चल रहा हूं, ये मान के चलो कि जो बच्चे सिंपल वे में एलजेब्रा पढ़ना चालू करते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से वहीं से मैंने चालू किया है। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में मैंने बताया ना, समुच्चय निर्माण रूप, कि कैसे हमारा समुच्चय बनता है, कैसे उसमें एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ये भी आपने देखा उसके अंदर। तो क्या देखा था आपने, ठीक है, किस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं, कि कहां कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा, क्या करेगा, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो अब यहां पे हम बात करें कि किस तरीके से अपन एक्स एलिमेंट मान लो कोई मान लेते हैं, या फिर कोई वाई मान लो, या फिर कोई जेड मान लो, जो कि कहां बिलोंग करता है, आपके ए और यूनियन बी के अंदर, तो वो किस तरीके से अरेंज करते हैं उसको अपन। आओ एक बार देखो, मान लीजिए मेरे पास में कोई एक्स एलिमेंट है, तो मैं बताऊं क्या लिखूंगा यहाँ, एक्स बिलोंग करेगा ए के अंदर, और यूनियन को लिखते हैं अपन और करके, और एक्स आपका बिलोंग करेगा बी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये ऑपरेशन मेरे पास में यूनियन, और इस यूनियन को हम लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स आपका ए में और आपका एक्स किस में है, बी में मेरे पास। क्या मेरी बात यहां पे क्लियर हो गई भैया? चलो मैं आगे, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं, अपना एक और ऑपरेशन आता है जो कि सभी बच्चों को पता है भली भांति, वो अपना दूसरा ऑपरेशन कौन सा है भैया,
ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें क्या होता है, देखो कोई एलिमेंट एक्स है ना, तो भाई साहब एक्स बिलोंग करेगा ए में, और बीच में लिखो एंड, क्या लिखोगे एंड, और एक्स बिलोंग टू करेगा बी में। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, इसका जो वेन डायग्राम है वो सबको पता है। क्या होता है कि भाई ये मेरे पास में सेट ए है, सेट बी है, तो सेट ए, सेट बी, तो जो मेरे पास में इंटरसेक्शन वाला एरिया होता है वो कौन सा शो करता है भैया, ये वाला। देखो भैया ये वाला क्या है, ये आपका इंटरसेक्शन का एरिया है, ठीक है, इसे कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद में हम बात करें थर्ड नंबर पे, आओ भैया। इंटरसेक्शन के अलावा आपने पढ़ा था ए माइनस का बी माइनस का ए, वो भी तो पढ़ा था आपने। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, केवल ए का पार्ट, फर्स्ट में पढ़ा था ना आपने। गुरुजी कह रहे थे, गुरुजी, बच्चे कह रहे थे गुरुजी से, क्या कह रहे थे भैया कि गुरुजी ए माइनस का बी वाला पार्ट कैसे डायग्राम में शो करेंगे। तो गुरुजी ने सिखाया था, फिर आपको ऐसी बात नहीं है भैया। देखो वेन डायग्राम मान लो मेरे पास में ये आता है, कौन सा वेन डायग्राम है, देखो ये मेरे पास में वेन डायग्राम है भैया आपके पास, ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, केवल और केवल, केवल और केवल मैंने इस पार्ट को शो किया है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये शो करता है ए माइनस बी को शो करता है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, केवल ए, ओनली ए का एरिया। हम इसमें और किसी को सम्मिलित नहीं करेंगे, केवल और केवल किसको करेंगे, अपना एक्स एलिमेंट जो होगा वो केवल ए में होगा। इस बात का ध्यान रखना। अब ये बात मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो मैं इस बात को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, देखो यहां पर सिंपल वे में देखना। अब ये बहुत बड़े लेवल की बात हो गई है, एमएससी में आप आ चुके हो, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा आपसे पूछ ले कि भैया ये पता नहीं ये कैसे होगा, और बच्चे आप डर गए वहां पे, तो फिर मतलब क्या है फिर आपका एमएससी करने का। ठीक है, ए माइनस का बी इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई एलिमेंट मेरे पास में एक्स है, और वो एक्स एलिमेंट जो होगा अगर वो ए में बिलोंग करता है, यहाँ पे ए में है, तो सीधी सी बात है, बट लेकिन आपका एक्स डज नॉट बिलोंग करेगा बी के अंदर। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए इस ए के अंदर प्रेजेंट है ना, तो ये डायग्राम बता रहा है कि उसका एक सिंगल पार्ट भी बी में प्रेजेंट नहीं है। तो यही बात कह रहा है ये कि एक्स अगर ए में होगा तो वो बी में नहीं होगा। ये बात बहुत पहले से पता है आपको। एक बात बताऊं, इसको आप ऐसा लिखना चाहो ना, ऐसे भी लिख सकते हो कि ए माइनस बी बराबर, सिंगल पार्ट देखना, सिंगल पार्ट ए और बी डैश बोल दो या बी सी बोल दो आप, ये भी आप लिख सकते हो आराम से। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई भैया? बच्चे कहेंगे गुरुजी ये ए सी और बी सी, ये बी सी क्या लिख दिया आपने, बी की पावर सी, समझ में नहीं आया भैया बच्चों को। पेज ऐड करो भैया, यहां पर फोर्थ नंबर पे लिखो एक बार, फोर्थ नंबर बनाओ कि भाई साहब ए डैश किसे कहते हैं। ए डैश होता है यूनिवर्सल सेट में से जब मैं ए सेट को माइनस कर देता हूं उसे कहते हैं ए डैश। तो कैसे बनाते हैं इसका डायग्राम भैया, ये आपका डायग्राम देखो, देखो भैया डायग्राम देखिए, बन नहीं रहा भाई साहब डायग्राम, क्या चक्कर है? तो ये नहीं बनेगा तो एक काम करते हैं, फिर इसको बहुत ही सही तरीके से बनाते हैं हम, इसने दिमाग खराब कर दिया। ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब सुनो, मान लीजिए ये मेरे पास में एक, इतना बारीक क्यों कर दिया इसको यार, देखो भैया ये मेरे पास में क्या है अपना सेट ए। अब मुझे चाहिए ए डैश, ए डैश में क्या बोला इसने, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, अगर ये सेट मेरे पास में ए है और ये मेरे पास में यूनिवर्सल सेट है, अब इस ए को मैं इसमें से हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बाहर वाला एरिया, जो कंप्लीट बाहर वाला एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, अपने ए डैश को। वैसे ही अगर मैं सेम टू सेम आपसे बोलूं कि भाई साहब आप बी डैश को बताइए,
तो बी डैश क्या होगा, यूनिवर्सल में से अगर मैं बी को माइनस कर दूंगा तो वो बन जाएगा मेरे पास में बी का डैश। तो इसको अपन बनाएं तो कैसे बना सकते हैं भैया, देखो डायग्राम आपके सामने होगा। ये आपके पास मान लो बी है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, तो आप कैसे बनाओगे, आप यहाँ पर सिंपल इस तरीके से कर दोगे कि जो बाहर वाला एरिया है अपना, ये बाहर वाला एरिया शो करता है अपने बी डैश को। अब आप इसको बी डैश बोल लीजिए या फिर आप इसको बी की पावर सी भी बोल सकते हो, इसका मतलब भी यही होता है। मैंने लिखा था ना भैया वहां पे अभी ए की पावर सी, ये भी यूनिवर्सल माइनस का ए ही होता है। फटाफट छापने से मतलब रखो, और छापने के अलावा सीखने से मतलब रखो कि सर ने क्या बताया, क्या ये बात मेरे को आती है। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, जहां तक है 100 में से 95% बच्चों को आती होगी, लेकिन जिनको नहीं आती ना 5%, उनके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं ये। और थोड़ी बहुत मान लो किसी को कंफ्यूजन था तो वो सीख लेगा, बेसिक वो भी काम आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, तो ये बात आपकी हो गई। अब ये बात मैंने क्यों सिखाई आपको, क्योंकि पीछे आपके काम आई कि ए माइनस का जो बी है उसको मैंने लिख दिया कि भैया एक्स एलिमेंट केवल ए में रहेगा, बी में नहीं रहेगा, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हुआ भैया, ए माइनस बी का, भाई इसका मतलब समझाओ आप। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी इसका मतलब बताओ क्या होगा। देखो भैया ए कहाँ है, ये रहा आपका ए और इंटरसेक्शन बी का डैश। अब मुझे बताओ बी का डैश क्या है भाई, अगर मान लो मेरे पास में ये बी का डैश की बात करता हूं मैं, तो बी का डैश अभी मैंने आपको बताया, इस बी को छोड़कर जो भी मेरे पास में बाहर का जो एलिमेंट बचा हुआ है उसे कहते हैं बी का डैश। अब आप खुद सोचो, कंप्लीट बाहर के एलिमेंट और ए के अंदर कौन सा पार्ट इंटरसेक्शन का रहेगा, यही पार्ट रहेगा इंटरसेक्शन का। तो कभी कभार क्या होता है कि इसको भी लिख देते हैं ना, तो इस चक्कर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गुरुजी लिख क्या दिया आपने। थोड़ा सोच के देखना, एमएससी में आप आ गए हो, और इस बात को सोच के देखना कि डायग्राम यही बनेगा कुछ और बनेगा। अगर दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। बाकी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद हम पेज ऐड कर देते हैं, बीच में वो बात आपको मैंने सिखाई दी है। उसके बाद आप यहाँ पर 6 नंबर का था शायद, तो आप इसको भी लिख सकते हो, किसको भैया, ये अपना बी माइनस ए भी लिख सकते हो। ए माइनस का बी था, अब आप बी माइनस का ए लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, केवल बी का पार्ट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा भैया, इसको लिखते हैं अपन बी और डैश से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी डैश नहीं आएगा इसमें, सिंपल लिखो इसको, बी माइनस का ए हो गया अपने पास। और यहाँ पे इसका मान जो आता है, मान लीजिए कोई एलिमेंट मेरे पास में है जो कि इसमें वाई एलिमेंट मान लो, वाई एलिमेंट मान लीजिए कि इसमें है अपने ए में है, सॉरी बी में मान लो, तो भैया वो जो एलिमेंट आपका होगा, बट वो जो एलिमेंट आपका होगा वो कभी भी बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ए में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो एलिमेंट बी में है वो भाई साहब ए में क्यों आएगा और कैसे आएगा, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। आप एक बार सोच के देखो कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या वो बात सही है, बिल्कुल सही नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा भैया, बी माइनस का ये पार्ट मतलब ये आपका ए, ये आपका बी, तो बी का जो एरिया है आपका उसको आप यहाँ पर फटाफट बता दीजिए। देखो ये अपना जो पार्ट है अपना ये वाला, इसे कहेंगे अपन, ठीक है। ये वाला जो पार्ट रहेगा अपना यही है, ये देखो ये आपका ए हो गया, ठीक है, और वो कंप्लीट बी था, और ये पार्ट आपका कहलाता है बी माइनस का ए। डायग्राम आपके सामने बन चुका है, और इसके अलावा आपका जो ये रिप्रेजेंटेशन था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप उतारना चाहो तो ये तो आपने उतार ही लिया होगा, और पीछे का भी उतारना चाहो तो एक बार, ठीक है, एक बार के लिए आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकते हो, ठीक है। और भी पीछे है तो इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं भैया, लेकिन मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि एलजेब्रा पढ़ रहे हैं अपन, और एलजेब्रा भी कैसे पढ़ रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। और एडवांस के अंदर तक तो भाई साहब आपको बिल्कुल एक एक एलिमेंट का भी पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट कहाँ से ले रहा हूँ। क्योंकि देखो मैं बताऊँ, जब अपन बार बार ये कहते कि भाई साहब ये एलिमेंट इस सेट से लिया गया है और इस सेट को ग्रुप माना है, तो बच्चे के मन में यार क्या चक्कर है, बात कर रहा है ग्रुप की और बार बार सेट बोल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार क्या सिखाना चाहता है ये, इसको कुछ पता ही नहीं है।
इसीलिए मैंने क्या है कि आपका जो बेसिक है ना, पहले उसको बनाया है, ताकि आप पहले बेसिक को सीख तो सको कि भाई हमने सेट कहाँ से लिया, सेट के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, और क्या क्या रिलेशन हमने देखे। अब आप देखो सेट बिल्डर फॉर्म आपने देखा, तो उसमें देखा कि कोई एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करता है, उसको लिखने का तरीका देखो, कहाँ पे और लिख रहे हैं, कहाँ पे एंड आ रहा है, कहाँ पे बट आ रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जब मैं अचानक लिखूंगा और बच्चे पूछेंगे मेरे से कि गुरुजी ये कहाँ से लिखा, तो बस मैं बच्चों से यही कहूंगा, बच्चों मैं ये बात बता चुका हूं आपको। ठीक है, हाँ भाई, इतना हो चुका है आपका। चलो आगे चलते हैं अपन, अब आगे चलते हैं, ऐड करता हूं मैं, यहाँ पे जगह थी वैसे भी, चलो इसमें लिख लेते हैं अपन। एक और छोटा सा टॉपिक है सेट का ही, जो कि फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं अभी तक, वो है मेरे पास में सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, देखो इसको किस प्रकार शो करते हैं, देखो ए और बी मेरे पास मान लीजिए कोई दो सेट है, तो भैया इस तरीके से शो करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को, ए और बीच में अपन चिन्ह लगा देते हैं डेल का, या फिर कई जगह, कंफ्यूज मत हो ना भाई साहब, मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको, कई जगह आपको इस प्रकार का सिंबल भी देखने को मिल जाता है, देखो ए और प्लस मेरे पास में बीच में बी, ये भी आपका सिंबल होता है किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। अब एक्चुअली में इसको कहते क्या है, अभी जो आप पढ़ के आए हो ना, अभी जो पढ़ के आए हो आप कौन कौन सा, ये जो आपका a माइनस का b और आपने b माइनस का a पढ़ा ना, अगर मैं इसका यूनियन कर दूं तो ये बन जाएगा आपका a डेल b। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर मैं थोड़ा बताना चाहूं आपको वेन डायग्राम के माध्यम से कि भाई ये कहना क्या चाहता है, देखो आपने कहा कि भाई साहब मैंने एक सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करी मैंने, ठीक है। अब आप एक बात सोचना ध्यान से कि मेरे पास में देखो एक तो सेट ए मेरे पास में हो गया, एक सेट बी मेरे पास में हो गया, ठीक है? अब आप ध्यान देना, देखो ध्यान देना एक बार, ये मेरे पास में है सेट ए, ये सेट बी। अब आप खुद सोचो कि आपके सामने बी माइनस ए तो यहीं पे रखा हुआ है, ए माइनस का भी मैं वहां पे निकाल के आ चुका हूं, तो आपने अपनी आंखों से देखा है कि भाई साहब ये जो कंप्लीट पार्ट है ना अपना, ये वाला पार्ट, ये जो कंप्लीट पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी को, और ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, आपके बी माइनस ए पार्ट को। तो मैंने यहां पर दिखाया कि दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन होगा, तो ये बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको भाई साहब मत लेना आप, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होगा, इसको अगर आपने बीच में खाली छोड़ना है, इसको ये जो खाली वाला पार्ट है ना, इसको छोड़ना है आपको, बाकी ये वाला पार्ट और उस वाले पार्ट को अगर मैं यूनियन कर दूंगा तो ये रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बच्चों वाले काम कर रहा हूं मैं, लेकिन देखना ये सारी बातें काम आएंगी जब अपन अचानक मैं कहूंगा अच्छा ये वाली बात, अच्छा यार ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ी थी मेरे हिसाब से शायद, लेकिन मैं वो कसर नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं आती है भैया, मैं क्यों छोड़ू कसर, आपको अगर नहीं आती है तो मेरे को सिखाना फर्ज बनता है ना, तो मुझे तो पता है कि क्या चीज आगे आने वाली है और क्या नहीं आने वाली है, तो मैं पहले ही बता दूं आपको ताकि दिक्कत ही ना आए आपको। ठीक है, लिख लो भैया इसको भी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू साइड्स को भी लिख लो। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, डायग्राम वगैरह साथ साथ बना लो, खुद के नोट्स बनाओगे ना तो बेस्ट रहेगा, बाकी फिर ऐसे ही है कि टाइम पास करोगे तो फिर मतलब नहीं निकलेगा उस चीज़ का, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये बात समझ लेना आप।
हाँ भाई, चले आगे अपन अब बात कर लो गई, ठीक है। ये अपना सिमेट्रिक डिफरेंस भी हो गया। अब देखो, मोस्टली हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में शुरुआत में जो सेट वाला जो टॉपिक था ना, उससे संबंधित पूरा पूरा बेसिक पढ़ लिया। ये सारे के सारे जो बातें हैं, ये हम कंप्लीट बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मैंने अभी इस साल बताई है। इस साल बताई है नहीं, लेटेस्ट। तो सारी की सारी बातों को मैंने कॉपी पेस्ट करके वहां से उठा के यहां पे आपको चिपका दिया। तो आपको अब लगता है, मुझे इतना तो शायद अब कॉन्फिडेंस हो गया आपके ऊपर भी, कि आपको सेट का बेसिक कंफर्म हो गया कि भाई सेट क्या है, किस प्रकार हम काम करते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे ये आपने उतार लिया है। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक नया टॉपिक डालिए फटाफट से। अब हम टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में सारा जो बेसिक बेसिक है ना, वो सारा खत्म कर देंगे अपन। और कल से अपन अपना प्रॉपर जो टॉपिक था ना, अपना ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, वही पढ़ेंगे अपन सबसे पहले, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालिए यहां पर फटाफट से। और मैंने हेडिंग डाल के क्या लिखा, यहां पर लिखा मैंने फंक्शन। क्या लिखा मैंने, फंक्शन। फलन के बारे में मैंने बात करी। तो फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, देखो फलन की मैं बात करता हूं, तो व्हाट इज फंक्शन। देखिए, फलन के बारे में आपने काफी सारी डेफिनेशन पढ़ी है। सुनना ध्यान से, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा यार, पॉइंट बताऊंगा सीधा। प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है, उसको ऐप से शो करते हैं। और कोई मेरे पास मान लीजिए एक सेट है और ये मेरे पास दूसरा सेट है। अगर ए से बी में आपका फंक्शन, आपका फलन परिभाषित है, तो वो फलन फंक्शन कब बन पाएगा, ऐसी क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, ऐसी क्या कंडीशन है कि भाई साहब ये फलन बनेगा, ये फंक्शन बनेगा, इसकी क्या क्राइटेरिया है। देखो भैया, मैं आपको फालतू बकवास नहीं करवाऊंगा, सीधी सी बात करवाता हूं। देखो, एक मेरे पास में ये क्या है, एक सेट है, एक दूसरा सेट मेरे पास में बी है। अब अगर मैं बात करूं, इनको स्पेशल नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास में क्या है, डोमेन, प्रांत। क्या है, डोमेन। ये मेरे पास में कोडोमेन। क्या है मेरे पास में, कोडोमेन। इसे बोलते हैं सह प्रांत। मान लीजिए यहां पर कोई एलिमेंट है ए, बी, सी, डी, ई। यहां पर कोई एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपका फंक्शन फलन क्या कहता है, पूरी बात को सुनना कान खोलकर। फंक्शन क्या कहता है कि भाई साहब, जितने भी एलिमेंट डोमेन में प्रेजेंट है ना, इन सभी डोमेनों का संबंध जो है वो कहां पे होना चाहिए, अपने सेट ए में। ये जैसे ए है, ये अपना बी है, तो ये मेरे पास में सेट ए के सभी मतलब एलिमेंटों का संबंध कहां होना चाहिए, बी में होना चाहिए। जैसे ए है, अब ए का संबंध मैंने 1 से कर, बी का 2 से, सी का 3 से, ई का इससे, और ई का मैंने इससे कर। यहां पर कोडोमेन के अंदर, सह प्रांत के अंतर्गत, कोई जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंटों का यहां पर संबंध हो, लेकिन इधर जो अपने डोमेन में सारे के सारे एलिमेंटों का संबंध यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो आपका फंक्शन फलन कहलाता है। ये सिंपल, सीधी और साफ सुथरी डेफिनेशन है। ज्यादा डीप में आपको जाने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा डीप में जाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक टॉपिक, एक पॉइंट आपने और पढ़ा होगा, छोटा सा, रेंज। आपने रेंज के बारे में और पढ़ा होगा, परिसर के बारे में। क्या पढ़ा परिसर के बारे में, कि भाई साहब हमने परिसर के बारे में पढ़ा तो था यार, कोई सेट ए सेट बी है, परिसर कहां डिफाइन करते हैं, कंफ्यूज हो गए यार। फिर एक बच्चा पीछे से बोलता है कि गुरुजी मैं बताऊं परिसर। मैंने कहा बता भाई साहब, मेरे को तो आता नहीं है, तू बता दे। वो कह रहा है कि गुरुजी सीधी सी बात है कि ये जो सेट ए है ना, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से। तो जो ये एलिमेंट है ना कोडोमेन के, वो एलिमेंट जिनसे आपका संबंध शो किया जाता है, वो आपका कहलाता है रेंज परिसर। हाँ भाई, तो ये वर्ड याद रखना, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो याद करने लायक हैं। तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब मैं लिखवाता कि लेट ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, देन वी कॉल दैट। क्या मतलब उस चीज से, क्या समझ में आना चाहिए आपको, सीधी सी बात है।
जो प्रॉपर्टी होगी ना वो काम आएगी, डेफिनेशन कोई काम नहीं आएगी। आप एमएससी में आ गए, अब आप एमएससी में आ गए, अब आपका दिमाग केवल कॉन्सेप्ट ढूंढेगा, ये फालतू चीजें नहीं ढूंढेगा। वो चीज तो हमने बीएससी में भी खूब पढ़ी है। ठीक है, आगे चलें अपन। अब हमने देखो फंक्शन के बारे में पढ़ा, ये एक मिनिमम डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब एक बच्चा बताऊं क्या कहता है, गुरु जी एक बात बताओ। मैंने कहा भाई पूछ। एक छोटा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या वो संबंध, संबंध नहीं, फलन, फंक्शन, फंक्शन कहलाता है या नहीं कहलाता, आप एक बार बताओ तो सही मेरे को। मैंने कहा भाई डेफिनेशन कौन सी है, फिर कौन सा क्या डायग्राम है, बता तो सही एक बार। वो कहता है सर एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास कि ये मेरे पास एक सेट है, ये अपना दूसरा सेट है, सेट ए सेट बी। वो कह रहा है कि सर ये मेरे पास में ए बी सी और डी 1 2 3 4, ए का संबंध 1 से, ए का संबंध 2 से, बी का संबंध 2 से, बी का संबंध 3 से, 3 का 3 से, और डी का मेरे पास से। क्या ये संबंध है क्या, क्या ये संबंध है क्या? ये संबंध पॉसिबल नहीं, ये संबंध पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो मेरे पास में सेट ए है ना, इनके सभी एलिमेंट जो होते हैं, ए का एलिमेंट भाई साहब 1 से है, तो 1 का संबंध 1 से ही होना चाहिए भाई। 1 का जो संबंध है वो 1 से होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि ए का संबंध 1 से होना चाहिए। या तो आप ए का संबंध 1 से करा दो, या ए का संबंध 2 से करा दो, किसी एक से आप इसका संबंध करवा दो, एक का 2 से नहीं हो पाएगा भाई साहब, तो ये आपका फलन नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फलन नहीं है। फलन के लिए आपको एक एलिमेंट का एक से ही रिलेशन करवाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। यह है सीधी सी बात। बात क्लियर? क्या मेरी बात यहाँ पर क्लियर है कि नहीं है भैया? अब उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस की बात करूँ, जैसे एक वर्ड जो है बहुत ही फेमस वर्ड है, जो कि फंक्शन के ऊपर ही काफ़ी बार आपसे मतलब चर्चा करते हैं इस बात की। बीएससी थर्ड ईयर में भी आपने इस वर्ड का काफ़ी बार नाम सुना है। क्या है? वेल डिफाइंड फंक्शन। वेल डिफाइंड फंक्शन, सुपरिभाषित फलन। तो वेल डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मेरे पास में कोई फंक्शन ए और बी सेट के ऊपर डिफाइन है, आप डोमेन बोल दो, कोडोमेन बोल दो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में, देखो मैं बताता हूं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, केवल डेफिनेशन याद रखनी है आपको। मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन है और वो ए से बी में आपका डिफाइन है, तो फॉर ऑल जितने भी आपके एलिमेंट होंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी मान लो आप। मैंने कहा कि भाई एक्स वाई मेरे पास 2 एलिमेंट लेके चल रहा हूं, ये बिलोंग कर रहे हैं कहां पर, आपके ए और अपना जो सेट बी है, इन दोनों के अंदर वो बिलोंग करेंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैंने कहा कि वो ए में बिलोंग करते हैं, या फिर आप कह सकते हो बी में बिलोंग करते हैं, क्योंकि ए से बी में तो आपका डिफाइन है वो, इस बात का तो थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा आपको यार। अब यहाँ पे एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, ए में। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी वेल डिफाइंड फंक्शन की, कि अगर मैं इन दोनों एलिमेंटों को बराबर कर दूं, मान लीजिए एक्स बराबर वाई कर देता हूं, तो भाई साहब ये मेरे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और फंक्शन एफ ऑफ वाई जो है, ये दोनों अगर बराबर आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपका फंक्शन जो होगा ये वेल डिफाइंड फंक्शन होगा। सीधी बात, नो बकवास। हमने क्या कहा कि भाई साहब ये मेरे पास में एक फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, मैंने कहा कि एक्स वाई ए में बिलोंग करता है। मजबूरी नहीं है कि भाई साहब एक्स वाई को आप ए में बिलोंग करवाओ, बी में भी करवा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। हमने कहा कि भाई एक्स वाई को एलिमेंट है जो कि ए में बिलोंग करते हैं, मेन जो इसकी प्रॉपर्टी वो तो ये है कि अगर मैंने दोनों एलिमेंटों को बराबर किया आपस में, तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है और एफ वाई है, वो भी अगर दोनों बराबर आता है, उसे कहते हैं वेल डिफाइंड फंक्शन। और ये जो डेफिनेशन है, शायद थोड़ी बहुत अगर आपको आपके दिमाग में थोड़ा घूम रहा हो, थोड़ा याद आ रहा हो, तो एलजेब्रा बीएससी पार्ट 3 में
थोड़ा बहुत मैंने आपको यूनिट नंबर सेकंड में, यूनिट नंबर थर्ड में इसकी झलकी मिलती है आपको थोड़ी बहुत, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। याद करो एक एक की, आच्छादक, वन वन, ऑन टू, मैंने फंक्शन आपको करवाया था। सेकेंड यूनिट की बात है ये, सेकेंड यूनिट की। जो बच्चे मेरे से एलजेब्रा पढ़ चुके हैं ना बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर, और उन्होंने पढ़ाई की है अगर वास्तविकता में, तो ईमानदारी के साथ कह रहा हूं आपको मैंने पढ़ाया था। जाके देख लो भैया पिछले साल की वीडियो लेक्चर, अगर अब तो कोर्स हट गया होगा आपके वहां से, लेकिन आप देख सकते हो जाके मैंने पढ़ाया था भाई, प्रॉपर वे में पढ़ाया था। ठीक है, अब इसके बाद अगर वेल डिफाइंड फंक्शन की बात कर ले, वेल डिफाइंड फंक्शन अगर थियोरेटिकली भाषा में बोलूं तो एक ऐसा फंक्शन जो सही तरीके से एलिमेंटों के ऊपर डिफाइन हो, वो आपका वेल डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। लेकिन भाई साहब यहां पर थ्योरी से काम नहीं चलेगी। हमें थ्योरी से क्या मतलब, हमें तो वो कॉन्सेप्ट चाहिए जो हमें थ्योरम्स में और क्वेश्चंस में काम आए। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके सामने लिख दिया मैंने, कि जब मेरा कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइन होगा, एक्स वाई कोई एलिमेंट माने, आपकी इच्छा हो तो यहां पर पी क्यू आर कोई एलिमेंट कुछ ही मान लो, तो अगर मैंने उन दोनों एलिमेंटों को बराबर कर दिया, तो वेल डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि भाई साहब फंक्शन एफ एक्स और एफ वाई दोनों का मान बराबर होगा, और होगा तभी बनेगा वेल डिफाइंड, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये देख लेना आप, जब थ्योरम्स वगैरह हम करेंगे ना डायरेक्ट इसका यूज करेंगे अपन। अब टॉपिक के बहुत ही नजदीक आते जा रहा हूं मैं, बहुत नजदीक आ रहा हूं भैया, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। देखिए एफ ए टू बी में आ गया, एक्स कोमा वाई बिलोंग टू ए, एक्स बराबर वाई, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, सुनो ध्यान से, ये हो गया ना। उसके बाद इसी में वेल डिफाइंड फंक्शन में एक छोटा सा पॉइंट डालो आप, और पॉइंट डालने के लिखो वन वन, वन वन डिफाइंड फंक्शन लिख लो, वन वन फंक्शन लिख लो, या फिर आप कह सकते हो इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कह सकते हो, इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन फंक्शन लिख लो यहां पे आप नाम, और इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होगा ये डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या कहती है, वही की वही डेफिनेशन है। वेल डिफाइंड फंक्शन को यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन इसमें क्या करा इन्होंने कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, कहां से कहां तक, ए से बी में डिफाइन है, तो आपका ये डेफिनेशन क्या कहता है, फॉर ऑल, वही आपका एक्स कोमा वाई जो बिलोंग करेगा आपका ए में, देन मेरे पास में अगर अपना ये जो फंक्शन एफ एक्स कोमा एफ वाई है, अगर मैं इन दोनों को आपस में बराबर कर दूं, तो हमारा जो एलिमेंट है ना वो बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हमारा फंक्शन बन जाएगा आपका वन वन, एक एक ही, क्या बन जाएगा, एक एक ही, या फिर आप कह सकते हो इंजेक्टिव फंक्शन। तो मैंने क्या बताया, मैंने सिर्फ इनके गुणधर्म बताए हैं, केवल इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, याद भी नहीं करना। कई बच्चे इनको याद करेंगे, याद क्यों करना है भाई साहब, जब काम आएगा मैं बोल दूंगा कि मैंने लिखवा दिया, आप देख लेना, और जैसे ही कोई चीज एन टाइम पे काम आती है वो आपको याद हो जाती है, तो शायद उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, बिल्कुल प्रॉपर। तो ये मेरे पास में हो गया वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। आप इसको वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो आराम से। इसी में एक और आता है ऑन टू, क्या आता है, ऑन टू, उसे बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव। लिखो इसको, कर दो ऐड पेज, चलो आगे देखो। प्यारे बच्चों इसी में एक सेकंड और लिख लीजिए, वेल डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत ही एक आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन याद करो, आच्छादक, हमने पढ़ा था बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर, इसे बोलते हैं अपन सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन क्या बोलते हैं इसे, सरजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है भैया, बात क्लियर होगी। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुनो मेरी बात को। ऑन टू फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन आपका कंप्लीट। इसमें क्या बात है देखो सुनना, ऑन टू फंक्शन होता क्या है।
ये मेरे पास में सेट ए है, मान लो सेट बी है मेरे पास, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर 1 2 3 4 ए बी सी और डी। अब आपने, ये मेरे पास में ए है और ये आपका बी है, आपने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया भैया ए टू बी में, डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन ए टू बी ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि, कब कहलाएगा, जब हमारा ये कंप्लीट जो आपका बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट अपना कोडोमेन वाला, इसे कहते हैं डोमेन, और ये होता है कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन। तो यानी कि ये मेरे पास में डोमेन, ये आपका कोडोमेन। तो अब आप ध्यान देना कि अगर मेरे पास में कोई सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, ये डोमेन ये कोडोमेन, ए टू बी में आपका संबंध ऑन टू कहलाता है यदि आपका कंप्लीट कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का जो मैपिंग है वो भाई साहब यहां पर प्रेजेंट होनी, मतलब ऑन टू के अंदर डिपेंड करता है कि जो कोडोमेन वाला जो एरिया है, यहां पर जो कंप्लीट एरिया है अपना, ये जो कंप्लीट एरिया है भाई साहब, इसका संबंध यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, होना चाहिए। एवरी एलिमेंट की जो मैपिंग है, जो छाया है, वो वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए, इसे कहते हैं अपन, ठीक है। देखो यहां पर इससे तीर के निशान को तो आप सही बना लो, क्योंकि अपन जो फंक्शन की अपन बात करते हैं, फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, लेकिन आप देख सकते हो कि प्रत्येक एलिमेंट की जो छाया है वो ए में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ए में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। बात क्लियर, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखना बिल्कुल सिंपल है कि अपना जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू बी में। हमने कहा कि फॉर ऑल मेरा कोई एक्स एलिमेंट है जो ए में बिलोंग है, और वाई एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग है, बी में। मान लो यहाँ पर मेरे पास में ए है, तो इसमें ए बिलोंग कर रहा है और वाई मेरे पास बी में बिलोंग कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि भैया वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर एफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ कि भाई साहब y जो है ना, ये कहाँ बिलोंग करता है, b के अंदर। तो इस y एलिमेंट का एवरी पॉइंट पर या फिर एवरी एलिमेंट के लिए मैपिंग, प्रतिचित्रण एफ एक्स प्रेजेंट होना चाहिए। और एफ एक्स किसको शो करेगा, इसको। तो यानी कि इन सभी एलिमेंटों की जो छाया है, इनका जो डायग्राम है, इनका जो प्रतिचित्रण है, वो ए में प्रेजेंट होना चाहिए। ए में नहीं होगा तो वो आपका ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू मतलब आच्छादक होता है। तो y बराबर एफ ऑफ एक्स का मतलब समझ गए आप कि ये आपका आच्छादक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, आच्छादक कहलाएगा। तो ये आपका हो गया ऑन टू फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन आपका हो चुका है। साइड में हट जाते हैं भाई साहब, अगर आप लिखना चाहो तो आराम से लिख भी सकते हो, आराम से प्रॉपर वे में, कोई समस्या नहीं होगी भैया। चलो वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लीजिए। नोट्स वगैरह जो हैं प्रॉपर आपको एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेंगे, यहां पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो अब मेरे प्यारे और लाडले बच्चों मेरी बात को सुनना। अब हम एंटर करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की जो एलजेब्रा हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, एलजेब्रा, उस पे एंटर करते हैं। आ जाओ सारे बच्चे, अब सामने फोकस करेंगे, सुनो। बीएससी पार्ट थर्ड की जो हमने एलजेब्रा पढ़ी थी ना, अब सारे बच्चे उस पर फोकस करेंगे। आ जाओ भैया, ओ आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्यारे बच्चों, हमने बीएससी पार्ट थर्ड में जब पहली बार टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एक टॉपिक के बारे में बताया था, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। क्या, द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां पर आप हेडिंग डालिए एक बार छोटी सी, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया, या फिर इस प्रॉपर्टी को एक नाम और जाना जाता है भैया, इसका नाम है क्लोजर। क्लोजर इसे कहते हैं संवृत्ता गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो भैया बाइनरी ऑपरेशन एक तो, और एक है अपने पास में क्लोजर। क्या है इसका गुणधर्म,
क्या कहती है प्रॉपर्टी बच्चों? बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले तो एक बात को समझो आप, यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है ऑपरेशन। क्या भैया? ऑपरेशन। और ऑपरेशन को शो करने का तरीका होता है स्टार। ये चीज आपने बीएससी पार्ट थर्ड में खूब सीखी थी स्टार के बारे में। तो अब ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी स्टार कब कहलाएगा? क्या प्रॉपर्टी है ऐसी इसकी? सुनना ध्यान से सुन। ये ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के तहत ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए, ये प्रॉपर्टी है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर आप कह सकते हो अपनी बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी। कहना क्या चाहती है प्रॉपर्टी? आपने थर्ड ईयर में पढ़ा बहुत ही डीप में, लेकिन थर्ड ईयर से अब काफ़ी कनेक्शन कट चुका है, तो आपको इसके बारे में याद नहीं होगा। कोई बात नहीं भैया, मैं क्यों खड़ा हूँ वहाँ पे, मैं बताऊंगा ना आपको। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान सुनना। ये बात बोली है ना, इस बात को अगर मैं और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दूँ तो फॉर ऑल, मैंने कहा कि भाई मेरे पास में दो एलिमेंट है, एक तो ए कोमा बी, कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? ए में। अगर मैं इन दोनों एलिमेंटों का ऑपरेशन करवा दूं, ए और बी का, और अगर ऑपरेशन करवाने के बाद भी जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी ए में ही प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। मुझे पता है कि 100 में से 99% बच्चों को ये जो एल्जेब्रिक फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जो मैं बनाता हूं, उस तरीके से बच्चों को कभी भी डेफिनेशन का एग्जैक्ट पता नहीं लग पाता है। एग्जैक्ट पता लगेगा इसके एग्जाम्पल से। देखो भैया सीधी बात बताता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं एक। मान लीजिए मेरे पास में एक नेचुरल नंबर की बात करता हूं मैं। देखो नेचुरल नंबर का एक सेट मेरे पास में है जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं, 1, 2, 3, 4। अभी मैंने कहा कि भाई साहब ये मेरे पास में एक सेट है, जिस प्रकार यहां पे ए है वैसे यहां पर एन है। मैंने कहा कि कोई भी दो एलिमेंट जो है मैंने सेट ए से ले लिए। मैंने कहा कि भाई साहब मैंने यहां पर 1 और 2 दो एलिमेंट ले लिए मैंने यहां पे, और दोनों के दोनों एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहे हैं? आपके सेट एन के अंदर। क्लियर? वहां पर क्या बोल रहे हो आप? ए स्टार बी। तो मैंने क्या करा कि एक और दो के बीच में एक ऑपरेशन लगा दिया। अब एक बात बताऊं आपको, आप यहां पे ध्यान रखना कि ऑपरेशन का मतलब कोई विशेष नहीं है। जो अपन नॉर्मल मैथमेटिक्स यानी कि प्लस माइनस जोड़ बाकी वो वाले कहानी समझते हैं ना, तो जो ऑपरेशन होता है ना उसका मतलब यही होता है, कहीं पर प्लस करेंगे, कहीं पर डॉट करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का हम यूज करते हैं और इन्हीं चीज़ों को कहते हैं अपन ऑपरेशन। कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि भाई ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक और दो के बीच में मैंने एक ऑपरेशन ऐड कर दिया जिसका नाम है प्लस। मैंने ऐड कर दिया। अब देखो 1+2 मेरे पास में क्या आया? आंसर 3 आया। क्या मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जो आंसर आया 3 वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इसी सेट के अंदर प्रेजेंट है। और अगर ऐसा होगा तो ये आपका सेट क्या कहलाएगा भैया? बाइनरी ऑपरेशन को शो करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये जो मेरे पास में सेट है ना, सेट कैपिटल एन, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, ये ऑपरेशन प्लस के लिए, ऑपरेशन प्लस के लिए आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। मतलब यहां पर आप देखो तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन यहां पे प्लस है। मतलब किस ऑपरेशन के कारण आपकी ये प्रॉपर्टी सफल हो पाई? आपके इस प्लस ऑपरेशन के कारण। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया छोटा सा, अब आप देखो यही एग्जांपल लो, सेम टू सेम यही का ये एग्जांपल। मैंने कहा कि भाई साहब मतलब कहा कि मेरे पास में दो एलिमेंट है, एक तो 2 और एक मेरे पास में क्या है? मेरे पास में है 1 है। ठीक है, जो कि वही आपके एन में बिलोंग कर रहे हैं। मैंने कहा कि इनके बीच का जो ऑपरेशन है मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा कि ये मेरे पास में जो ऑपरेशन हो गया, ये एक काम करो क्या, छोटा सा काम करोगे आप, यहाँ पर एलिमेंट को वही कर दो। मान लीजिए कि मेरे पास में दो एलिमेंट है 2, 1। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर लिखा 1 और मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया माइनस, तो 1 माइनस का 2। अब आप देख सकते हो कि 1 माइनस का जो 2 मेरे पास में है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? माइनस का 1। अब आप खुद मुझे बताओ कमेंट करके कि माइनस का 1 क्या आपके नेचुरल नंबर बिलोंग करता है? यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया भैया, ये सेट ए नहीं आएगा। 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है? 3 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में।
तो ये माइनस का जो 1 है ये कभी बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर में, तो यहां पर आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। कौन? माइनस। तो अब आप यहां पे खुद सोचो कि यहां पर बाइनरी ऑपरेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखो सीधी बात, नो बकवास। एक ऐसा ऑपरेशन जब हम दो एलिमेंटों के बीच में उस ऑपरेशन को अप्लाई कर दे, तो जो तीसरा एलिमेंट निकलेगा, तीसरा एलिमेंट वो उसी सेट में से होना चाहिए। ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ये बात आप बहुत बार सीख चुके हो। और ये एग्जाम्पल जो बच्चा सीख लेता है ना, उस बच्चे को आंख बंद करके ये ऑपरेशन समझ में आ जाता है कि बाइनरी ऑपरेशन या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी संवृतता गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, उसी सेट में से एलिमेंट को उठाओ, ऑपरेशन लगाओ, उसी सेट में आना चाहिए तो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, और अगर नहीं आएगा तो ये नहीं कहलाएगा। सीधी सी बात। फटाफट इसको उतार लो भैया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, उतार लिया सभी ने। देखो अब सुनो मेरी बात को। ये जो आपकी स्ट्रक्चर बनी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस नेचुरल नंबर और इस ऑपरेशन प्लस की बात कर रहा हूं। तो ये यहां पर अगर मैं प्रॉपर वे में बात करूं, थोड़ा सा आप इसको भी उतार लेना तो सही रहेगा। देखो किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसकी, नेचुरल नंबर और मैंने लिखा प्लस। तो यहां पर इस नेचुरल नंबर के अंदर जब मैं प्लस ऑपरेशन को लगाता हूं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को शो करती है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि ये जो प्लस आपका जो ऑपरेशन कहलाएगा ना, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। क्यों? इसने अपनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। मैं चाहूं तो यहां पर एन और माइनस भी लिख सकता हूं, लेकिन माइनस ने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। वो आप देख सकते हो ना, यहां पर क्या कर दिया इसने। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, उतार भी लिया होगा आपने इसको। चलो आगे चलते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखो सुनो, सीधी बात, नो बकवास करता हूं मैं। प्यारे बच्चों, यहां पर ऊपर लिखो ग्रुप। सारी देखो कितनी बात हम कर चुके हैं, सेट की बात कर चुके हैं, बहुत सारी बातें सीख के अब मेरे वर्ड पे बात करते हैं ग्रुप की। फोकस करो इस शब्द के ऊपर, ग्रुप, समूह के ऊपर। मैंने क्या कहा था कि ग्रुप को बनाने के लिए मुझे एक नॉन एम्प्टी सेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने क्या कहा था, सुनो। देखो अब मैं सेट को पढ़ के आ चुका हूं। इस ग्रुप को बनाने के लिए मान लीजिए मेरे पास में कोई जी, आपके पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब आप मुझे खुद बताओ ईमानदारी से, मैं इतना सब कुछ बेसिक आपको सिखा चुका हूं, तो नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और अभी भी माथापच्ची करूं आपसे तो फिर एमएससी और बीएससी में फर्क क्या रह जाएगा। ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। स्टार मेरे पास में क्या है, एक ऑपरेशन है। क्या है भैया? ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब संक्रिया। तो भाई साहब, जी कोमा स्टार, ये जो आपकी स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजगणितीय संरचना। तो ये जी कोमा स्टार एक ग्रुप कहलाएगा कब? अभी ये आपके पास में क्या है, एक सेट है, लेकिन ये जो ग्रुप है आपका, ये कब बनेगा? सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करेगा, किसकी? बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी, या फिर आप कह सकते हो क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी हमने अभी देखी कि भाई साहब क्या होता है, फॉर ऑल ए कोमा बी, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, तो भैया उन दोनों एलिमेंटों की बात करें ऑपरेशन लगाने के बाद, वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके आपकी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी,
इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था साहचर्यता की फॉर्म में। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई साहब अगर मेरे पास मान लीजिए ए स्टार बी स्टार सी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि जो मेरे पास में ए स्टार बी स्टार सी आपके पास ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। आप लिख सकते हो कि ये जो मेरे पास में ए कोमा बी कोमा सी जो एलिमेंट होंगे ये बिलोंग करेंगे हमारे कैपिटल सेट जी के अंदर। अब ये जी है, अभी ये ग्रुप नहीं बना, ये आपके पास में क्या है, ओनली एक सेट है। ए कोमा बी बिलोंग, अभी ए कोमा बी को तो मैंने ए से लेके चल रहा हूं, तो आप यहाँ पे ए कोमा बिलोंग टू जी भी लिख सकते हो, बाकी ए भी लिख सकते हो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, अब यहां पे दो प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर आप दूसरी बात करो एसोसिएटिविटी साहचर्यता गुणधर्म इसे कहते हैं अपन। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी आती है यहां पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, या फिर आप कह सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम बात करेंगे। देखो ज्यादा विस्तार में बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे मात्र 1 मिनट की। देखो सुनो, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो एक ऐसा एलिमेंट, पहली बात तो इस एलिमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ये बात हम बीएससी पार्ट थर्ड में बखूबी सीख चुके हैं। ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक न्यूट्रल एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट को मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूं और जोड़ दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा कहता है गुरुजी कुछ बात बताऊं, मैंने कहा बता। सर मैंने बीएससी पार्ट थर्ड में सीखा था कि प्लस ऑपरेशन के लिए 0 और मल्टीप्लाई के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं 1 में 0 को जोड़ दूंगा तो 1 ही आएगा, अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जिनको मल्टीप्लाई और जोड़ने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े उसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। सीधी सी बात है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पर इस प्रॉपर्टी को लिखें तो देखो कैसे लिख सकते हैं कि ए स्टार ई बराबर में ए और बराबर मेरे पास में ई स्टार ए बराबर में ए। तो यहां पर आप लिख दी, मतलब यहां पे ए कोमा ई बिलोंग टू जी में लिख देना कि आपका जो ये ए और ये एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करेंगे, आपके सेट जी के अंदर। अभी क्या है, ये सेट समुच्चय है। तो 3 प्रॉपर्टी आपकी यहां पर मैंने लिख दी कि जी को मैं स्टार के पास में 3 प्रॉपर्टी तो ये हो गई, और प्रॉपर्टी बनवाता हूं आपको। देखो आगे चलते हैं अपन, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी और है, वो है मेरे पास में देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई साहब, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ए स्टार बी बराबर में ई और बी स्टार ए बराबर में ई। तो यहां ए का इनवर्स एलिमेंट बी होता है। मतलब एक ऐसा एलिमेंट, जैसे मेरे पास में यहां पर बी है, तो मैं यहां पर ए को एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि यहां पर ई बन जाए, तो यहां पर ये बी इनवर्स एलिमेंट का काम करता है। अरे ये बात आप सीख चुके हो बखूबी, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए, क्योंकि 100 में से 99% बच्चे इस बात को सीखते ही सीखते हैं, क्योंकि एलजेब्रा की पहली यूनिट ही ग्रुप की है और वो आप बखूबी सीख चुके हो। और जो बच्चा मेरे पास पढ़ा है वो तो भैया अल्टीमेट तरीके से सीख के आया है इस बात को। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब आप खुद देखो कि हमारे पास में एक ऐसे स्ट्रक्चर, कौन सी, जी कोमा स्टार, ये ग्रुप बन चुकी है। अब ग्रुप क्यों बन गई है, क्योंकि इसके पास में 4 प्रॉपर्टी आ चुकी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। जिस सेट के पास, जिस समुच्चय के पास ये 4 प्रॉपर्टी जेब में रखी हुई हैं, जेब में लेके घूमता है, तो समझ लेना वो कहलाता है आपका कौन, ग्रुप कहलाता है।
तो बताओ कोई समस्या? ठीक है, इतना हो गया आपका। ये सारी बातें पता है आपको यार, और ये अगर नहीं पता तो फिर भैया बीएससी थर्ड ईयर में फिर आपने मजाक ही किया था, और फिर बच्चे कहते हो रहे हैं अरे गुरुजी मैं तो पेपर बहुत अच्छा करके आया था लेकिन मेरे को फेल कर दिया। अरे भाई साहब, 25 पेज 30 पेज भरने से कुछ नहीं होता। क्या उसमें बात सही भी लिखी है कि नहीं लिखी है आपने? हाँ गुरुजी मैंने 30 पेज भरे थे, वो पास नहीं हुआ मैं। बताओ, अब ये कंडीशन है बच्चों की कि भर के आया था मैं। ठीक है, अच्छी बात है। चलो ऐड करें। अगर मेरे पास में जी कॉमा स्टार, देखो भैया ध्यान से, अगर आपके पास जी कॉमा स्टार क्या है, मेरे पास ग्रुप है। क्या है? ग्रुप। अगर मैं इस ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दूं, प्रॉपर्टी क्या है देखो, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और यहां पे ए कोमा जो बी है ये बिलोंग कहां कर रहा है, आपका सेट, सॉरी अब तो ग्रुप बन चुका है ना ये, तो ए कोमा बी आपका जी में है। जी क्या है, मेरे पास एक ग्रुप है। तो अगर मान लीजिए ये ग्रुप, इस ग्रुप में ये प्रॉपर्टी और मैं सेटिस्फाई करवा देता हूं, तो इस प्रॉपर्टी के बाद हमारा ग्रुप बन जाता है आबेली ग्रुप। ऐसा अबेलियन ग्रुप। तो यहां पर अपने पास जी कोमा जो स्टार स्ट्रक्चर है आपकी, ये अबेलियन ग्रुप बन जाती है। अबेलियन ग्रुप। और ये अबेलियन ग्रुप क्यों बन गई और कैसे बन गई? क्योंकि इसके पास में प्रॉपर्टी कौन सी है? क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जानते हो उसको भैया? क्रम विनिमयता का गुणधर्म क्या होती है भैया? क्रम विनिमयता का गुणधर्म। ये प्रॉपर्टी मेरे पास में अबेलियन ग्रुप की हो गई। आपसे कहेगा भैया कि अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप के पास में 5 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। कितनी? 5। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, और पांचवी आपके सामने है। पांचों का हम ऐड कर देंगे तो आपके पास में अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अबेलियन ग्रुप। तो बताओ भाई साहब। और कई बच्चे कहेंगे गुरुजी नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अरे नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होगा? जिसके पास में ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसीलिए जिसके पास में अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी वो आपका नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। मतलब मान लो जिसके पास में 4 प्रॉपर्टी हैं, 4 ऊपर वाली, और वो 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो नॉन अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। और जिसके पास 5वीं प्रॉपर्टी होगी वो अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। अब इसमें तो सीखने वाली बात और सिखाने वाली बात कुछ है भी नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, उम्मीद कर सकता हूं कि लेक्चर में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आया होगा, आज के लेक्चर में मजा भी आया होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने काफी कुछ चीजें कवर करी हैं, सीखी भी हैं आज की चीजों में। मतलब आप देखो सेट के बारे में, फंक्शन के बारे में, ग्रुप के बारे में, उनके टाइप के बारे में, तो सारी बातें सीखी हैं। और ये अब थोड़ा मामला डीप में जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि मामला अब थोड़ा डीप में जाने लगा है। अब डीप में पढ़ना पड़ेगा, और डीप में पढ़ भी रहे हैं अपन। अब सुनो मेरी बात, एक छोटा सा जाते जाते एक नोट और लिख लो। नोट क्या है? ये आपने बीएससी पार्ट थर्ड में भी लिखवाया था, मैंने अब भी लिखवा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर्टी है पहली क्लोजर। देखो यहां पर ऊपर लिखिए नोट। आप मान लीजिए मेरे पास पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड मेरे पास में क्या है? क्लोजर। क्लोजर के अलावा मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भैया? एसोसिएटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास में आइडेंटिटी। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी मेरे पास में इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी मेरे पास में है अपनी कौन सी? कोमिटेटिव। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए मेरे पास में ओनली पहली और दूसरी प्रॉपर्टी अगर किसी भी सेट जी के अंदर प्रूफ हो जाती हैं, सेट जी के अंदर,
मैं समुच्चय की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास में कोई जी आपके पास में सेट है, हमारे पास जी क्या है, एक सेट, एक समुच्चय है, और उसके पास में केवल शुरू की दो प्रॉपर्टी क्लोजर और एसोसिएटिविटी प्रूफ हो जाती है, तो इसे अपन नाम देते हैं सेमी ग्रुप का। क्या नाम देते हैं? सेमी ग्रुप। देख लो, ये बहुत काम की बात है ये। कभी कभार आपसे पूछ लेगा भैया कि ये आपके पास में जी एक नॉन एम्पिटी सेट है और जी एक नॉन एम्पिटी सेट है, तो इसको सेमी ग्रुप प्रूफ कीजिए। तो बच्चे कंफ्यूज कि यार सर ने तो ग्रुप के बारे में बताया था कि 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ये सेमी ग्रुप कहां से आ गया? सेमी ग्रुप में आपको 2 ही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, बस ओनली 2 प्रॉपर्टी। बात क्लियर? सेमी ग्रुप। और फिर ग्रुप के बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, चारों प्रॉपर्टी जिसके पास में होगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो ये स्ट्रक्चर तो क्या कहलाता है? अपना ग्रुप कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। देखो, अब एक प्रॉपर्टी और है जो आपको थोड़ी सी अलग बनाती है। प्रॉपर्टी कौन सी है वो? अगर जिसके पास है मान लीजिए पहली, दूसरी, तीसरी, 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी, वो कहलाता है मोनोइड। ये भी कई बार थोड़ा सा बच्चों को डराता है। जिसके पास मान लो पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी है और तीसरी है, इस वाली स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन मोनोइड। क्या कहते हैं? मोनोइड। ठीक है, मोनोइड। और जिसके पास, अभी वो एक और है, सुनो, एक और है, जिसके पास मान लीजिए अपनी पहली प्रॉपर्टी है और केवल थर्ड प्रॉपर्टी है, पहली और थर्ड, उसे कहते हैं लूप। क्या कहते हैं? उसे लूप कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। जिसके पास में पहली और थर्ड प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं लूप। तो इस बार इसको मैं मिटा देता हूं और यहां पे इसको लिख देता हूं व्हाइट से, वो आपका कहलाएगा लूप। तो देख लो भैया, अगर मैं इसको क्रम संख्या 1 दे दूं, 1, ठीक है, ये मेरे पास में 2, ये मेरे पास में 3, ठीक है, और ये मेरे पास में 4, तो 4 मैंने आपको यहां पर टाइप बताए। और जिसके पास में पांचों होती हैं, मान लो पांचों की पांचों प्रॉपर्टी हैं, उसको आप एक और नाम लिख लीजिए भैया, 5th नंबर पे, उसे कहते हैं अबेलियन ग्रुप। क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो अब आप देख लीजिए भैया आराम आराम से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 प्रॉपर्टी हैं। इन पांचों प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारी पूरी एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा चली थी, और वैसे यहां पर एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा चलने वाली है। उसी प्रकार, जिस प्रकार ये आपकी चली थी ना, उसी प्रकार ये आपकी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा चलने वाली है। आराम से इसको उतारिए। तो आज के लेक्चर में उम्मीद कर सकता हूं कि शानदार आपको मजा आया होगा। मैं आपको फिर बता दूं कि जिन बच्चों को नोट्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए, वो अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और उस पर अपनी पीडीएफ वगैरह डेली क्लास के साथ साथ अपलोड होती जा रही है, और वहां पर लुत्फ उठा सकते हो अपनी पीडीएफ्स का, और एप्लीकेशन पर बिना जनरेट के देख सकते हो। फिर भी कोई समस्या आती है, नंबर दे रखे हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में एक बढ़िया स्टूडेंट की तरह बात करना। टेक्निकल टीम से बात करते हो, किसी से भी आप, कि सर ये समस्या हो गई, आप समाधान। अब आप अगर उठपटांग बात करोगे तो उठपटांग के जवाब मिलेंगे आपको, लेकिन कोशिश कर रहती है कि सामने वाला अगर उठपटांग बोले भी तो हमारी तरफ से बिल्कुल न्यूट्रल, क्योंकि शिक्षक और एक स्टूडेंट में क्या फर्क रह जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर वे में बात करोगे तो प्रॉपर वे में आपको जवाब मिलेगा और आपकी मतलब सॉल्यूशन का समाधान भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण।